इतिहास की अनूठी दुनिया में आपका अभिनंदन है दोस्तों। इतिहास पाठ में आज हम शुंगों के विषय में जानेंगे। मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडेय ने। मित्रों, शुंगों के संदर्भ में अब तक हम एक बार मिल चुके हैं और आज दूसरी बार मिल रहे हैं। पिछले अंक में मैंने बताया था कि अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र नामक एक सेनापति ने नया राजवंश स्थापित किया था और वह शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। पुष्यमित्र ब्राह्मण था और शायद यही कारण है कि प्रोफेसर पांडेय शुंगों को, कण्वों को और सातवाहनों को एक ही शीर्षक ब्राह्मण राज्य के अंतर्गत रखते हैं। निश्चित रूप से अधिकतर इतिहासकार इन राजवंशों को ब्राह्मण राजवंश मानते हैं, लेकिन विशेष रूप से ब्राह्मण राज्य शीर्षक देकर प्रोफेसर पांडेय ने इनको एक साथ रखा है। यह करने के पीछे शायद उनकी अपनी कोई सुविधा होगी। पुराणों का कथन है कि पुष्यमित्र ने 26 वर्ष तक शासन किया था और उसकी मृत्यु 148 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। ऐसा अनुमान हो जाता है इस आधार पर कि उसने 26 वर्ष तक शासन किया था। वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण कहते हैं कि उसने 60 वर्ष तक शासन किया। प्रतीत होता है कि इन पुराणों ने पुष्यमित्र शुंग का 30 वर्ष का वह काल भी उसके शासन में जोड़ लिया है, जिसके अंतर्गत वह मौर्य साम्राज्य का गवर्नर था अवंती में। पुराण, हर्षचरित, मालविकाग्निमित्रम और अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र सेनापति था। इन साक्ष्यों में उसे सेनापति कहा गया है और उसके पुत्र अग्निमित्र के लिए पुराणों में और मालविकाग्निमित्रम में राजा शब्द मिलता है। इस पर कुछ विद्वानों ने यह मत प्रस्तुत किया कि पुष्यमित्र राजा नहीं बना था, वह तो सेनापति ही था। बृहद्रथ को मारकर या बृहद्रथ को मारकर उसने अपने बेटे अग्निमित्र को गद्दी पर बिठाया था, इसलिए उसके लिए राजा शब्द काम में आता है। लेकिन यह मत असंगत है। पुराण पुष्यमित्र को शुंग काल का संस्थापक भी बताते हैं और साथ ही उसके 30 वर्षीय या 60 वर्षीय शासनकाल का उल्लेख भी करते हैं। महाभाष्य, मालविकाग्निमित्रम और अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया था। मालविकाग्निमित्रम के अनुसार उसी ने अश्व की रक्षा के लिए अपने पौत्र वसुमित्र के साथ 100 राजा भेजे थे। बात यह थी कि पुष्यमित्र बृहद्रथ का सेनापति था। सेनापति के रूप में वह चतुर्दिक प्रख्यात था। अतः राज्य प्राप्त करने के पश्चात भी उसने लोक विदित सेनापति के विरुद्ध को ही धारण रखा। मालविकाग्निमित्रम का कथन है कि विदर्भ का शासक यज्ञसेन था। इस नाटक में वह अचिराधिष्ठित और नव संरोपण शिथिल स्तरुह कहा गया है। इन शब्दों से प्रकट होता है कि यह राजा हाल ही में सिंहासनासीन हुआ था और इसी कारण वह अधिक शक्तिशाली न था। मालविकाग्निमित्रम के अनुसार यह विदर्भ नरेश विगत मौर्य नरेश बृहद्रथ के मंत्री का बहनोई था और शुंगों का प्रकृत्य मित्र यानी स्वाभाविक शत्रु था। प्रकट होता है कि जिस समय बृहद्रथ जीवित था उस समय राज्यसभा में परस्पर दो विरोधी दल थे। एक दल का नेता सेनापति पुष्यमित्र था और दूसरे दल का नेता मंत्री था। पुष्यमित्र ने राजा पर जोर डालकर अपने पुत्र अग्निमित्र के लिए विदिशा की गवर्नरी ले ली थी। इसी प्रकार उसके विरोधी नेता मंत्री ने अपने बहनोई यज्ञसेन को विदर्भ की गवर्नरी दिला दी थी। जिस समय पुष्यमित्र बृहद्रथ को मारकर स्वयं राजा बना, उस समय उसने अपने विरोधी मंत्री को बंदी बना लिया।
विदर्भ का गवर्नर यज्ञसेन मंत्री का पक्षपाती था, अतः उसने पुष्यमित्र की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मालविकाग्निमित्रम के अनुसार कुमार माधव सेन यज्ञसेन का चचेरा भाई था, परंतु पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने उसे अपनी ओर मिला लिया था। जिस समय माधव सेन अग्निमित्र से मिलने जा रहा था, उसी समय मार्ग में यज्ञसेन ने उसे बंदी बना लिया। अग्निमित्र ने अपने मित्र माधव सेन को मुक्त करने की मांग की। इस पर यज्ञसेन ने उत्तर दिया कि जब तक पुष्यमित्र मंत्री को अपने कारागार से मुक्त नहीं करेगा, तब तक मैं तुम्हारे मित्र माधव सेन को भी मुक्त नहीं करूंगा। बस इसी बात पर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध का अधिक विस्तार से वर्णन नहीं मिलता, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र की विजय हुई, माधव सेन को मुक्त कर दिया गया और उसके बाद विदर्भ राज्य दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग यज्ञसेन के पास रहा और दूसरा भाग अग्निमित्र के सहयोगी और मित्र माधव सेन को मिला। कदाचित दोनों राज्यों के बीच की सीमा वर्धा यानी वर्धा नदी मानी गई। यज्ञसेन को आधा राज्य तो मिल गया, परंतु उसे पुष्यमित्र की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। पुष्यमित्र शुंग के समय भारतवर्ष पर यवनों यानी इंडो ग्रीक्स का आक्रमण हुआ था। इसके अनेक साक्ष्य हैं। पाणिनि के अनद्यतन लंग को समझाते हुए पतंजलि ने अपने महाभाष्य में दो उदाहरण दिए हैं। यानी पाणिनि के इम्परफेक्ट टेंस को समझाते हुए पतंजलि ने महाभाष्य में दो उदाहरण दिए हैं। अरुणद यवनः साकेतम, अर्थात यवनों ने माध्यमिका यानी चित्तौड़ पर घेरा डाला। अनद्यतन लंग के प्रयोग का एक विशेष महत्व है। यह टेंस यानी लकार भूतकाल की उस सर्वविदित घटना के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो परोक्ष रूप में घटी हो, परंतु उसे कोई देखना चाहे तो जाकर देख सकता था। इस नियम के अंतर्गत पतंजलि ने जो दो उदाहरण दिए हैं, उनसे यही प्रकट होता है कि जाकर उसे देखा जा सकता है। पतंजलि पुष्यमित्र का राजपुरोहित था, अतः स्पष्ट है कि यवन आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। गार्गी संहिता का युग पुराण एक युग पुराण जो है वो गार्गी संहिता का एक भाग है। इसमें भी यवन आक्रमण का वर्णन मिलता है। इस वर्णन से प्रकट होता है कि यवनों ने साकेत, पांचाल और मथुरा पर आक्रमण किया था। तत्पश्चात वे कुसुम ध्वज यानी पाटलिपुत्र तक पहुंच गए। उनके आक्रमण से चारों ओर अव्यवस्था फैल गई। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। यज्ञ का अश्व घूमते घूमते सिंधु नदी के दक्षिणी तट पर पहुंच गया। वहां उसे यवनों ने पकड़ लिया। परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ, जिसमें पुष्यमित्र शुंग के पौत्र वसुमित्र ने यवनों को पराजित किया और अपने अश्व को छुड़ा लिया। पुष्यमित्र शुंग के समय में जो यवन आक्रमण हुआ, उसका नेता कौन था? इस विषय में हमें कोई नाम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कुछ बातें कही जा सकती हैं। गोल्ड स्टूकर, रैप्सन और स्मिथ के मतानुसार इस यवन आक्रमण का नेता मिनेंडर था, क्योंकि इस यूनानी नरेश की मुद्राएं भारतवर्ष के अनेक स्थानों पर पाई गई हैं। मिलिंद इन्हों से प्रकट होता है कि मिनेंडर यानी मिलिंद भारतीय इतिहास में विशेष रूप से प्रख्यात हो गया था। भंडारकर, रायचौधरी और जायसवाल आदि के मतानुसार यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस था। इसमें कोई संदेह नहीं कि डेमेट्रियस ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया था, परंतु कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि वह स्वयं पाटलिपुत्र तक आया था। पंजाब की व्यास नदी के पश्चिम में ही वह रह गया था। इस नदी के पूर्व में उसकी मुद्राएं नहीं मिलती। स्टेन कोनो और जायसवाल महोदय का मत था कि हाथी गुम्फा अभिलेख में यवन राज द्विमित्र का उल्लेख है। जब खारवेल ने
मगध पर आक्रमण किया तो दिमित्र मथुरा भाग गया, परंतु अभिलेख का यह पाठ नितांत अशुद्ध है। इस अभिलेख में दिमित्र का कोई उल्लेख नहीं है। श्री A.N. घोष ने कुछ विद्वानों की पुरानी धारणा का पुनरुद्धार किया था कि भारतवर्ष पर एक नहीं वरन 2 यवन आक्रमण हुए थे। एक आक्रमण का नेता डेमेट्रियस था और दूसरे का नेता था मीनेंडर। प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के काल के प्रारंभ में हुआ था और द्वितीय आक्रमण उसके शासनकाल के अंत में हुआ था। घोष महोदय का मत है कि पतंजलि और गार्गी संहिता में जिस आक्रमण का उल्लेख है वह प्रथम आक्रमण है। इसका नेता डेमेट्रियस था। उसने न केवल माध्यमिका और साकेत को जीत लिया वरन पाटलिपुत्र तक के संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने अधीन कर लिया। पाटलिपुत्र पर उसका अधिकार हुआ अथवा नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। गार्गी संहिता में प्रपश्यन्ति कुसुम ध्वजम शब्दों का उल्लेख मिलता है। इसका अर्थ पाटलिपुत्र जीतेंगे भी हो सकता है, पाटलिपुत्र पहुंचेंगे भी हो सकता है, लेकिन यह मत न्याय संगत प्रतीत नहीं होता। किसी भी साक्ष्य में यह वर्णन नहीं किया गया है कि डेमेट्रियस कभी व्यास नदी के पूर्व में गया था। गार्गी संहिता के वर्णन से प्रकट होता है कि पाटलिपुत्र तक पहुंच जाने के बाद कुछ समय तक यवनों ने भारतवर्ष के अधिकृत अथवा यात्रा के संबंध में यह नदी आई होगी। इससे प्रकट होता है कि यदि किसी आक्रमण से डेमेट्रियस का संबंध था भी तो वह स्वयं व्यास नदी के पूर्व में नहीं गया। उसकी सारी कार्यवाही इस नदी के पश्चिम में ही सीमित होकर रह गई थी। उसकी समस्त कार्रवाई इस नदी के पश्चिम में ही सीमित होकर रही थी। श्री A.N. घोष का पुनः कथन है कि द्वितीय यवन आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के अंत में हुआ। इस आक्रमण का नेता मिनेंडर था। मालविकाग्निमित्रम में जिस यवन युद्ध का वर्णन है वह इसी द्वितीय आक्रमण के संबंध में हुआ था, परंतु कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं है जो निश्चित रूप से यह कहे कि यह आक्रमण पुष्यमित्र के शासनकाल के प्रारंभ में न होकर अंत में हुआ था। श्री घोष का कथन है कि इस युद्ध में यवनों का सामना पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने किया था। अतः निश्चित है कि उस समय तक स्वयं पुष्यमित्र वृद्ध हो चुका होगा और वह युद्ध उसके शासनकाल के अंतिम चरण में हुआ होगा, परंतु यह कथन भी अकाट्य नहीं है। मालविकाग्निमित्रम के अध्ययन से प्रकट होता है कि युद्ध के समय वसुमित्र की आयु 20 वर्ष से अधिक नहीं रही होगी। उसकी अल्पायु के कारण ही उसके लिए मालविकाग्निमित्रम में दारक शब्द का प्रयोग किया गया है। उसकी माता की व्यग्रता से भी उसकी अल्पवय प्रकट होती है। अत्यंत व्यग्रता के साथ उसकी माता उसकी दीर्घायु की कामना करती हुई दान दक्षिणा देती है। यदि वसुमित्र 20 वर्ष के लगभग था तो उसके पिता अग्निमित्र की आयु लगभग 40 वर्ष की थी और उसके पितामह पुष्यमित्र की आयु लगभग 60 वर्ष रही होगी। प्रतीत होता है कि 60 वर्ष की अवस्था में सम्राट के रूप में पुष्यमित्र के शासनकाल का प्रारंभ हुआ था, क्योंकि सम्राट होने के पूर्व वह दीर्घ काल तक, कदाचित 30 वर्ष तक अवंती में मौर्य साम्राज्य के अधीनस्थ गवर्नर के रूप में काम कर चुका था। अतः उसकी 60 वर्ष की अवस्था को देखकर यह कल्पना नहीं करनी चाहिए कि उस समय उसके शासन का अंतिम चरण था। यह कहा जा सकता है कि यह युद्ध सिंधु नदी के तट पर पश्चिमी भारत में हुआ था और यह स्वाभाविक भी था। यह युद्ध पुष्यमित्र के शासनकाल के अंत में हुआ था और उस समय तक उसका साम्राज्य सम्यक रूप से संगठित हो चुका था। अतः यवनों के लिए यह संभव नहीं था कि वे सरलता पूर्वक संपूर्ण भारत को आक्रांत करते हुए देश के भीतर घुस आते। शक्तिशाली पुष्यमित्र की सेनाओं ने यवनों को अपनी पश्चिमी सीमा सिंधु तट पर ही रोक दिया। अतः यह द्वितीय युद्ध होगा और प्रथम युद्ध के बाद हुआ होगा। इसके विरुद्ध पतंजलि और गार्गी संहिता से प्रकट होता है कि तत्संबंधी आक्रमण में यवनों ने संपूर्ण उत्तरी भारतवर्ष को ही रोंद डाला था और वे पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। इससे प्रकट होता है कि यह प्रथम आक्रमण था और
उस समय हुआ था जब पुष्यमित्र नया नया सम्राट बना ही था। बृहद्रथ की हत्या और नवीन शुंग वंश की स्थापना ने देश में एक क्रांति कर दी। संपूर्ण परिस्थिति अस्थिर और अनिश्चित थी। ऐसी दशा में यवनों का कार्य सरल हो गया था और वे पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की प्रारंभिक निर्बलता और विवशता से लाभ उठाकर संपूर्ण उत्तरी भारत को पदाक्रांत करने में सफल हुए थे। इसके अतिरिक्त यह कहा जा सकता है कि पुष्यमित्र शुंग ने जो 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, उनका संबंध दोनों यवन युद्धों से था। प्रथम आक्रमण में यवन संपूर्ण उत्तरी भारत को पदाक्रांत करते हुए पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। इसके पश्चात भाग्य ने उनका साथ छोड़ दिया। अब पुष्यमित्र शुंग की विजय हुई। उसने पाटलिपुत्र में यवन सेना को हराया और अपनी राजधानी का उद्धार किया। श्री घोष का मत है कि जिस अश्वमेध यज्ञ का पतंजलि ने उल्लेख किया है, वह प्रथम यज्ञ था, पाटलिपुत्र की विजय के उपलक्ष्य में होने वाला यज्ञ। दीर्घकालीन शासन के पश्चात जब पुष्यमित्र शुंग अपनी शक्ति और समृद्धि की पराकाष्ठा पर था, उस समय उसने अपने सम्राट पद को सूचित करने के लिए द्वितीय अश्वमेध यज्ञ किया था। इसका उल्लेख मालविकाग्निमित्रम में है। यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते सिंधु नदी के तट पर पहुंच गया और उस समय शुंग साम्राज्य और यवन साम्राज्य के बीच की विभाजन रेखा यानी सिंधु नदी के तट पर जो घोड़ा पकड़ा गया, उसके कारण दूसरा युद्ध हुआ। परंतु 2 यवन आक्रमणों को प्रतिपादित करने वाले इस मत में अनेक निर्बलताएं हैं। कोई भी भारतीय अथवा विदेशी साक्ष्य यह नहीं कहता कि पुष्यमित्र शुंग के समय में 2 यवन आक्रमण हुए थे। संभवतः पतंजलि, गार्गी संहिता और मालविकाग्निमित्रम सब एक ही आक्रमण की घटनाओं का उल्लेख करते हैं, जिसमें प्रारंभ में तो यवनों की पराजय हुई, परंतु फिर उन्हें निरंतर विजय मिलती चली गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र के 2 यज्ञों का उल्लेख करता है, लेकिन कोई भी साक्ष्य यह नहीं कहता कि प्रथम यज्ञ पाटलिपुत्र के उद्धार और यवन पराजय के उपलक्ष्य में किया गया था। यह भी संभव है कि वह यज्ञ बृहद्रथ की हत्या के पश्चात सिंहासन प्राप्ति पर अथवा स्वदेशीय नरेशों के अधीनता स्वीकार करने पर किया गया हो। जो भी हो, प्रथम यज्ञ का यवन पराजय के साथ संबंध जोड़ना कल्पना है। टार्न का मत है कि पुष्यमित्र शुंग के जीवन काल में जो यवन आक्रमण हुआ था, वह एक ही हुआ था। यद्यपि उसका नेता डेमेट्रियस था, तथापि वह अपने भाई एपालोडोटस और अपने सेनापति मिनेंडर को भी साथ लाया था। स्वयं डेमेट्रियस व्यास नदी तक आया था। तत्पश्चात उसने अपने भाई एपोलोडोटस को दक्षिण पश्चिम भारत की विजय के लिए और मिनेंडर को पूर्वी भारत की विजय के लिए भेजा था। तो मित्रों, यह है आज का इतिहास पाठ। फिर मिलेंगे। नमस्कार।